नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ बार बार जाकर विपक्षी के तौर पर अपनी विश्वसनीयता भी खो दी है। नीतीश कुमार को दिल्ली लेकर जाने वाला भी राजद ही है। नीतीश कुमार को नीतिकार क्यों कहा जा रहा है? लेकिन विपक्ष को एकजुट करने वाला चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है जहां पर्दे के पीछे हो रही सियासी हलचलों को हम आपके सामने लेकर आते हैं। केवल हलचल ही नहीं बताते हैं, बल्कि क्यों ये हलचलें हो रही हैं इन बारे में भी आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली से हो आए, घूम के आने के बाद नीतीश कुमार काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और विशेष बात यह है कि जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, पटना में पोस्टरों की बौछार की गई, नीतीश कुमार को नीतिकार बताया जा रहा है। इस नीतिकार वाले एजेंडे को समझना पड़ेगा आपको। नीतीश अब तक कुशल राजनेता रहे, बिहार के विकास के शिल्पकार रहे। जदयू ने उन्हें हर तरीके से पीएम मटेरियल्स घोषित करने की कोशिश की। जब भाजपा से अलग हुए थे तो पटना में जदयू कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगे थे, आपको याद होगा कि देश में अब नीतीश कुमार की आवश्यकता है, ऐसा जदयू बोल रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे नीतीश को ये बात समझ में आई कि उन्हें पीएम के चेहरे के तौर पर एक्सेप्ट विपक्ष इतनी आसानी से नहीं करने जा रहा है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ बार बार जाकर विपक्षी के तौर पर अपनी विश्वसनीयता भी खो दी है। अब उस क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा, भाजपा के विरोध में बहुत कुछ बोलना होगा, भाजपा को रोकने के लिए विभिन्न तरीके के क्रियाकलापों को राजनीतिक करना होगा। इसमें नीतीश कुछ हद तक सफल हुए इस भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद। लेकिन नीतीश अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं सीएम वाली बिहार की। इसकी वजह से भी उनके और राजद के बीच रिश्ते बनते बिगड़ते रहे इस बीच। हालांकि अंततः नीतीश कुमार को दिल्ली लेकर जाने वाला भी राजद ही है, और उन्हें वहां विपक्ष के विभिन्न बड़े चेहरों से मुलाकात करवाने वाले भी लालू यादव ही हैं। ललन सिंह हो या संजय झा हो, इन सब का वहां मौजूद होना केवल कोरम पूरा करने जैसा है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और दिल्ली प्रभारी के तौर पर दोनों लोग पहुंचे थे, लेकिन मुख्य मौजूदगी वहां तेजस्वी यादव की थी और नीतीश कुमार की थी। तेजस्वी यादव जहां मुलाकात कराने वाले थे, वहीं इन विभिन्न नेताओं से मुलाकात करके नीतीश कुमार ये बात स्थापित करने में लगे रहे कि अब वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, उन पर भरोसा किया जा सकता है। और अंततः कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यूपीए का, जो नई यूपीए बनेगी, उसका कन्वेनर बना दिया गया है। पूरे देश में घूम घूम कर नीतीश कुमार विपक्ष के लोगों को जोड़ेंगे, ऐसा कल उन्होंने अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम के तौर पर के समय जदयू में ये बात कह दी। नीतीश कुमार को नीतिकार क्यों कहा जा रहा है? दरअसल आपको याद होगा, नीतिकार शब्द रणनीतिकार से बना है। रणनीतिकार नाम लेते ही आपको प्रशांत किशोर का नाम याद आता होगा। प्रशांत किशोर को बिहार में नीतीश कुमार को मजबूत करने वाला, भाजपा को रोकने वाला, महागठबंधन का निर्माण करने वाला और नीतीश ही बिहार के लिए सबसे अच्छे हैं, ये बताने वाला के तौर पे याद किया जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर अब अपनी नई पार्टी लेकर भी बिहार में घूम रहे हैं। जन सुराज के नाम पर उन्होंने बिहार की जनता से उन्हीं की भाषा में मुखातिब होना शुरू कर दिया है। लगातार यात्राओं पर घूम रहे हैं पूरे बिहार में, और जहां एक तरफ बिहार में ये सारी सियासत हो रही है, वहीं इससे इतर वो अपना काम धीरे धीरे आने वाले चुनाव को लेकर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ना सत्ता पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ है। तेजस्वी, नीतीश सब पर हमला करते हुए उन्होंने साफ स्थापित कर दिया है कि वो एक नए विकल्प के तौर पर आना चाहते हैं। और जिस तरीके से आफाक अहमद की जीत हुई और उसमें प्रशांत किशोर का योगदान बताया जाता है, इससे आने वाले समय में जनसुराज के लिए एक बेहतर रास्ता बिहार में और एक बेहतर रणनीति के साथ प्रशांत किशोर की बिहार में एंट्री होती दिख रही है। अब तो ये प्रशांत किशोर की बात थी, लेकिन रणनीतिकार शब्द से नीतिकार शब्द बनता है, और नीतिकार इसलिए नीतीश कुमार को कहा जा रहा है अब, ताकि पीएम की कुर्सी पर यदि पहुंचते ना पहुंचते विपक्ष के तौर पर, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने वाला चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं। यही नीतीश नीतिकार बनकर, नीति बनाकर विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट करेंगे, और इन्हीं की नीतियों पर चलकर जैसे भाजपा को बिहार में रोका इन्होंने, उसी तरीके से भाजपा को पूरा विपक्ष केंद्र में आने से रोक सकता है, ऐसा जदयू को लगता है। एक तरफ ये रणनीति चल रही है,
वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा तो मांझी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अपनी अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। बिहार में इन दलों का महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि रीजनल लेवल पर, हाइपर लोकल लेवल पर ये जातियां और इन जातियों की पार्टियां बड़ा रोल अदा करती हैं किसी भी चुनाव में। इन जातियों का वोट इन जातियों की पार्टियों के आधार पर ही लगभग तय होता है और इसकी वजह से चिराग पासवान दलितों को अपने पाले में करने के काफ़ी एक्टिवली वो कर पाते हैं। और अगर चिराग पासवान किसी गठबंधन में हो, हालांकि वो स्पष्ट कर रहे हैं कि वो अभी दोनों में से किसी तरफ नहीं है, बार बार कांग्रेस और जदयू के बुलाने के बावजूद वो महागठबंधन तरफ नहीं जा रहे हैं और भाजपा के साथ खुलकर मिलने के बावजूद भी वो भाजपा के साथ जाने को अभी तैयार नहीं है। नित्यानंद की मुलाकात हो उनकी, या फिर जिस तरीके से भाजपा उन्हें बार बार अपना बताती है, इस पूरी कड़ी को चिराग पासवान फिलहाल होल्ड पर रखे हुए हैं। चिराग पासवान भाजपा के भाषा में बात जरूर करते हैं, लेकिन वो भाजपा के साथ हैं ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने उल्टा ये बात कही है कि चुनाव जब आएगा तब वो इस पूरे प्रकरण पर फैसला लेंगे। अब उनके सामने की समस्याएं क्या क्या है? देखिए, उनके सामने समस्याएं हैं, एक तो पशुपति पारस की पार्टी। पशुपति पारस की पार्टी एनडीए में पहले से मौजूद है और उनके रहते वहां चिराग पासवान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होने नहीं जा रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान के लिए ये एक समस्या है और चिराग पासवान किस तरफ जाएंगे ये बड़ा पिवटल हो जाता है बिहार की राजनीति के लिए। चिराग पासवान के अलावा एक और बड़ा वोट बैंक है बिहार में लव कुश का। लव कुश समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो जाति है वो है कुशवाहा जाति, जिसे अब तक लीडरशिप नहीं मिला है। इसके नेता है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के समानांतर जरूर सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया है भाजपा ने, लेकिन भाजपा जानती है कि चूंकि जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर एक स्टैंड रहा है भाजपा का, हिंदू पोलराइजेशन में सवर्णों का एक बड़ा स्टैंड भाजपा के साथ रहा है, भाजपा अब तक उन्हें वो करती रही है, इसलिए एकाएक ओबीसी का चोला ओढ़ लेने से भाजपा के साथ सारे ओबीसी नहीं चले जाएंगे। भाजपा ने 15 में भी ओबीसी के एक बड़े भाग को नित्यानंद और भूपेंद्र यादव के माध्यम से यादवों को अपने पाले में करने की कोशिश की थी, जो कि पूरा प्लान विफल रहा था। ऐसे में लव कुश को अपने पाले में वो कर पाएगी, ये 100% कह देना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी। और धीरे धीरे करके जो एक नाराज़गी है नीतीश कुमार से लव कुश की, उस नाराज़गी को आरसीपी और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के हटने के बाद उस नाराज़गी का फायदा भाजपा उठा सकती है। लेकिन जब तक भाजपा में एक स्थापित पार्टी कुशवाहा समाज की रहेगी तब तक ये वोट बैंक उनके पास जाता रहेगा। पिछले चुनाव में भी दोनों गठबंधनों के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे तीसरे मोर्चे की तरफ से और एक बड़ा वोट बैंक लेकर आए थे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक और उनकी जो इच्छा है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि भाजपा ये बात कहती रही है, उपेंद्र कुशवाहा की भाषा भी भाजपा से बड़ी मिलती रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो भी चुनाव के वक्त ही तय करेंगे कि किसके साथ उन्हें जाना है। एक बड़ा वोट बैंक उनके पास भी ओबीसी का है, लव कुश समाज का वोट बैंक उनके पास है। उस वोट बैंक को यदि वो अपने हिसाब से चैनलाइज करेंगे तो जिस भी गठबंधन में जाएंगे उसे फायदा होना लगभग तय है। इसके अलावा एक और बड़ा चेहरा है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी राजनीति में बहुत ही जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। जिस वक्त संपूर्ण विपक्ष एकजुटता की ओर बढ़ रहा था, उन्होंने एक एंटी क्लाइमेक्स कर दिया अमित शाह से मुलाकात करके। हालांकि निकलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नीतीश के साथ हूं, लेकिन नीतीश कुमार कैसे भरोसा करें? नीतीश कुमार खुद उन लोगों में से हैं जो जब चाहे भाजपा के साथ जाकर नेगोशिएट करके बनी बनाई स्क्रिप्ट को बिगाड़ देते हैं। ऐसे में नीतीश अपने जैसे लोगों को तो खुद समझते होंगे, शायद इसलिए पूर्णिया के मंच से नीतीश कुमार ने ये बात कही थी कि कहीं नहीं जाना है मांझी जी, आपको बुलाता है सब लेकिन जाना नहीं है, आपको हमारे साथ रहना है। ऐसे में मांझी भी नेगोशिएट करने की कहीं ना कहीं शुरुआत कर चुके हैं। जिस तरफ वजन ज़्यादा होगा मांझी जी उस तरफ जा सकते हैं। अमित शाह की तरफ से भी उन्हें लगातार ऑफर मिल रहे हैं और ये मांझी जी पिछले कुछ चुनाव से समझ गए हैं कि अब चुनाव के वक्त ही गठबंधन करने में कहीं ना कहीं फ़ायदा है। उनका भी एक बड़ा वोट बैंक है जिसका फ़ायदा जब चाहे भाजपा को मिल सकता है या विपक्ष को मिल सकता है। इसके अलावा बिहार की राजनीति में एक और दल है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। मुकेश सहनी लगातार भाजपा और महागठबंधन के बीच जिस तरीके से घुल मिल रहे हैं, ये स्पष्ट हो रहा है कि मुकेश सहनी दोनों तरफ फिलहाल जाने के लिए हड़बड़ी में नहीं है। जहाँ एक तरफ भाजपा से उनकी कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, वहीं बिहार में नीतीश कुमार के प्रति उनकी भावना
खास तौर पे जब दिल्ली से नीतीश कुमार आते हैं और उनका बयान मुकेश सहनी का देना कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार सबसे उपयुक्त चेहरे हैं पीएम के लिए, ये स्थापित करता है कि मुकेश सहनी बिहार में नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी आसान्वित है। आगे चल के अगर नीतीश कुमार मजबूती से विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो वो उन्हें सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटेंगे और भाजपा फिर कहीं ना कहीं अकेली पड़ जाएगी। ऐसे में इन 4 दलों पर दारोमदार है कि वो बिहार से एक नैरेटिव सेट करें। चूंकि संपूर्ण विपक्ष महागठबंधन एकजुट होकर नीतीश कुमार के चेहरे पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है और विभिन्न राज्यों के दलों पर नैतिक दबाव भी पड़ रहा है कि वो नीतीश कुमार के चेहरे को एक्सेप्ट करें। और ऐसे में बिहार के ये जो 4 दल जो वेगाबॉन्ड है अभी, इन दलों को यदि नीतीश अपने पाले में करने में सफल हो जाते हैं, शायद इसलिए नीतीश कुमार सभी को कभी ना कभी ऑफर दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इन दलों के एक्सेप्टेंस की वजह से नीतीश का चेहरा इतना बड़ा हो जाएगा कि आने वाले कुछ महीनों में ही नीतीश कुमार को प्राइमा फेसा पीएम का चेहरा घोषित करके विपक्ष आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, नीतीश कुमार को फैसला जल्दी ही लेना होगा। उन्हें भी देश व्यापी जो उन्होंने घोषित कर दिया कि वो घूमेंगे यात्रा पर, उसके लिए बिहार को किसी को न किसी को सब कमान देकर जानी ही होगी। ऐसे में इन दलों के मंतव्य पर सब कुछ डिपेंड करेगा। धीरे धीरे आप विभिन्न राजनीतिक गठबंधनों को बनता हुआ बिहार में देखिएगा, नए नए समीकरणों के आधार पर विभिन्न पार्टियों को साथ आता देखिएगा और इसी कड़ी में इन दलों का वोट बैंक जो है वो जिस तरफ जाता है वो पलड़ा काफ़ी भारी हो जाएगा। और ऐसे में नीतीश कुमार जिन पर कहीं ना कहीं अब ये दबाव है कि वो जल्द ही फैसला लें और देशव्यापी जो गठबंधन है उसको लेकर एक बड़ा रणनीति बनाकर पूरे देश में घूमें, वो भी उनको करना होगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं मियाद सेट की गई है जुलाई अगस्त की, जिसमें नीतीश कुमार बिहार की कमान अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को, हो सकता है होपफुली तेजस्वी यादव को मिल जाए, वरना किसी और को वो देकर आगे बढ़ सकते हैं। मांझी भी बार बार ये बात जब कह रहे हैं कि सीएम के तौर पर उन्हें पूरा कार्यकाल मिल जाता तो शायद वो और अच्छा बिहार के लिए करते। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं संट कर देता अगर मुझे बिहार की कमान कुछ दिनों के लिए और मिलती तो ये साबित करता है कि नीतीश के साथ मांझी भी एक सर्टेन नेगोशिएशन करना चाहते हैं, जो कि यदि नीतीश मान जाते हैं तो शायद आगे चल के परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होंगी। एक और बात है कि दोनों पार्टियों के बीच विलय का जो मसौदा है, कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की पार्टी है और तेजस्वी यादव की पार्टी है वो भी लगभग तय है। इसकी भी मियाद जुलाई रखी गई है। तो जुलाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय हो जाता है कालखंड बिहार की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए, जिसमें यदि चीज़ें दुरुस्त तौर पर होती हैं तो नीतीश कुमार के चेहरे पर विपक्ष एकजुट हो सकता है और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण वक्त हो सकता है। नीतीश के इस कारवां को शुरू करते ही एक बड़ा बिहार के लिए भी खबर ये आएगा कि बिहार में नया सीएम चेहरा तुरंत बिहार को उस वक्त ही मिल सकता है, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में भी बहुत सारा बदलाव आएगा। हमारी नज़र लगातार इन बदलावों पर रहेगी। आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। भारत लाइव की खबरों को लगातार आपको देखते रहना है। पंचनामा की जो डेली क्लास है उसमें आपको अटेंड करना है और कहीं ना कहीं इस माध्यम से आपको बिहार और देश की जो राजनीतिक परिवर्तन जो लगातार होने वाले हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जो अपडेट्स है उसे प्राप्त करते रहना है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।